स्वागत है आपका टीपी त्यागी जी इंडिया न्यूज पर। और देखिए, सवाल मेरा आपसे यही होगा, क्या जो देश ताकतवर है अमेरिका, क्या जो देश ताकतवर होगा उसे पूरे अलग देश की संपदा पर कब्जा करने का हक है? उदाहरण के तौर पर वेनेजुला, और उसी क्रम में ईरान हो सकता है क्या? किसी को भी किसी दूसरे देश की सॉवरेनिटी के ऊपर कब्जा करने का हक नहीं है। ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का आर्टिकल 2 कहता है। आप पॉलिटिकल फ्रीडम को खत्म नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे की सॉवरेनिटी पर अटैक नहीं कर सकते। जो अमेरिका ने वेनेजुला के साथ किया, उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, और जो नहीं उठी हैं वो डर की वजह से नहीं उठ रही हैं। और बहुत मुमकिन है कि इस एक्शन की वजह से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभरता हुआ नजर आए। ये तो एक बात हुई। नाउ कमिंग टू ईरान, पहला पॉइंट तो ये कि ईरान में ये हो क्यों रहा है। दरअसल ईरान में जब महसा कामिनी को मॉरल पुलिस ने मार दिया था, उस समय भी विद्रोह हुए थे, लेकिन उस समय के विद्रोह इतने बड़े स्केल पर नहीं थे जितने स्केल पर अब है। उस समय पूरी तरह से जैन सी इन्वॉल्व नहीं था जितना अब है। उस समय उतने दुकानदार इन्वॉल्व नहीं थे जितने अब हैं। और अब इनको एक टैसिट अप्रूवल मिला हुआ है बाहरी देशों का भी, यानी कि खास तौर से अमेरिका का भी और रजा पहलवी का भी। जी। रजा पहलवी ने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे आदमियों की मदद करने के लिए ये कहा कि अगर प्रोटेस्टर्स में एक के खिलाफ भी एक्शन हुआ तो फिर हम इंटरवीन करेंगे। लेकिन मसला इतना बड़ा है कि वहां पे जो रियाल है वो इतना गिर चुका है कि 40,000 रियाल भी $1 के बराबर नहीं है। महंगाई 42% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इतने के बाद आगे आने वाले समय की उम्मीदें भी इसलिए खत्म हो रही हैं क्योंकि ये प्रस्ताव है कि टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि टैक्स बढ़ाया जाएगा। तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो ईरान में 10 यूनिवर्सिटीज है। यूनिवर्सिटीज के बच्चों ने भी, स्टूडेंट्स ने भी इसमें भाग लेना शुरू किया। तो उसके ऊपर ईरान के वर्तमान प्रशासन ने पहले तो उनके निकलने पर रोक लगा दी, फिर वहां पर सेना सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दिए, यानी कि और उन्हें भड़का दिया। जी। ऐसी स्थिति में आने के बाद फिर ईरान ने धमकी देनी शुरू की। और क्या धमकी कि देखिए, हमारे साइंटिस्ट को मार दिया गया, हमारे कमांडर्स को मार दिया गया, फिर भी हम नहीं रुके। हमारे ऊपर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला किया, लेकिन फिर भी हम नहीं रुके। हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बराबर जारी रखे हुए हैं। अगर अगर अमेरिका ने कोई इंटरवेंशन किया तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बगाची, वो कहते हैं कि हम जानते हैं निशाना कहाँ है, एम कहाँ है, अटैक हमें कहाँ करना है। यानी कि उन्होंने एक सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दी। अब अमेरिका ने ये बात तो वेनेजुला का एक्शन करके दिखा दी है जी। कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ताकत मैटर्स। ताकत मैटर्स, मैन मैटर्स। अमेरिका में प्रेसिडेंट्स पहले भी रहे होंगे और सभी ने एक्शन लिए हैं लैटिन अमेरिका की कंट्रीज के खिलाफ, लेकिन जिस तरह का एक्शन अब लिया गया है वो सीधे सीधे ये बताता है कि इट इज ताकत विच मैटर्स। अब ईरान को सपोर्ट करने वाले कौन है? चाइना और रशिया। उन चाइना और रशिया के खिलाफ भी जो उन्होंने बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि चाइना को तो परेशान नहीं होना चाहिए, हम ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर जो वो तेल मांगेंगे बजाय वेनेजुला उन्हें देने के, हम उन्हें देंगे। और रशिया के लिए कहा है कि रशिया को हम अपने साथ रखेंगे, हम उन्हें मना लेंगे। यानी कि उसको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कोई चाइना या रशिया की तरफ से इंटरवेंशन होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई एक्शन ईरान में लेते हैं। अब एक फाइनली कि वेनेजुला में सिचुएशन इतनी खराब नहीं थी
यहाँ पे तो अमेरिका के लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन है कि ऑलरेडी वहां पे उपद्रव हो रहे हैं। अमेरिका ने उनको सपोर्ट करना शुरू भी कर दिया है। ऐसे में ईरान के ऊपर एक्शन लेना बहुत ठीक है। पॉसिबल है। तो बहुत मुमकिन है कि उसका अगला ठिकाना या उसका अगला निशाना खोमेनी के ऊपर हो, और खोमेनी के बाद मैं समझता हूँ ग्रीनलैंड पर हो, और फिर ग्रीनलैंड के बाद जैसा वो खुद कह चुके हैं कि कोलंबिया और मेक्सिको भी मेरी हद से दूर नहीं है। जब किसी के मुंह खून लग जाता है तो फिर ये उम्मीद करना कि वो बिल्कुल। एक एक्शन के बाद चुप बैठ जाएगा, वो गलत है। लेकिन यहाँ पर सवाल अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी है, जो इस वक्त ट्रंप के सामने दम तोड़ता दिखाई पड़ता है। इसका जवाब लूंगी।